नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं भारत के उस शहर का जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां का हर एक पत्थर मानो अपनी एक कहानी सुनाता है। और इस दिलचस्प सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो हैं मोहनलाल गुप्ता और श्री आहूजा की किताब डिस्कवर जोधपुर। तो चलिए इस किताब के पन्नों के सहारे सीधे इस शहर के इतिहास की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के ये शब्द देखिए, ये मारवाड़ की उस धरती का मिजाज बयां करते हैं जिसका दिल था जोधपुर। मतलब ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो वीरता, त्याग और स्वाभिमान की एक पूरी महागाथा है। तो कहानी शुरू कहां से करें? जाहिर है कहानी के केंद्र से, जोधपुर के दिल और उसकी पहचान, शानदार मेहरानगढ़ किले से। बस एक बार सोचकर देखिए, शहर से 400 फीट ऊपर आसमान को छूता हुआ ये किला, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। अरे ये तो 500 से भी ज्यादा सालों तक मारवाड़ की ताकत का जीता जागता प्रतीक रहा है। यहीं से, इसी किले से पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला होता था। पर रुकिए, ये किला सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बना है। नहीं, इसकी नींव में तो किंवदंतियां हैं, एक श्राप है और एक ऐसा बलिदान है जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। यही चीजें तो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती हैं। सोचिए जरा, इसकी शुरुआत ही कितनी फिल्मी है। साल था 1459। राव जोधा ने ये पहाड़ी चुनी, पर यहाँ एक साधु रहते थे। अब जब उन्हें जाने के लिए कहा गया तो गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि ये शहर हमेशा पानी के लिए तरसेगा। अब इस श्राप को तोड़ने और किले को अजेय बनाने के लिए क्या किया गया? राजिया नाम के एक शख्स ने खुद आगे आकर इसकी नींव में जिंदा दफन होना स्वीकार कर लिया। और एक बात जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है, वो ये है कि शाही खजाना ठीक उसी जगह पर बनाया गया जहां राजिया ने वो महान बलिदान दिया था। इससे पता चलता है कि इस किले की नींव में त्याग और विश्वास कितने गहरे दफन हैं। तो सवाल उठता है, इस किले से हुकूमत किसने की? जवाब है राठौड़ राजवंश। और ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये योद्धा थे। इनकी पहचान ही इनका स्वाभिमान था। संस्थापक राव जोधा से लेकर जसवंत सिंह जैसे वीरों तक, जिन्होंने मुगलों तक को चुनौती डाल, इनके हर फैसले ने मारवाड़ की तकदीर और तहजीब को गढ़ा। चलिए अब किले की इन मजबूत दीवारों से बाहर निकलते हैं और उस शहर को देखते हैं जो इसके साये में पला बढ़ा। और साथ ही ये भी जानेंगे कि वक्त के साथ ये शाही अंदाज आखिर बदला कैसे। जोधपुर में ना वक्त का पहिया घूमता हुआ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है मेहरानगढ़ किला जो बना था जंग के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, और दूसरी तरफ ठीक उसके उलट है उम्मेद भवन पैलेस, 20वीं सदी की शानो शौकत की मिसाल। लेकिन इसके बनने की वजह वो बेहद चौंकाने वाली है। 1,21,00,000 रुपए। जरा सोचिए, 1929 में यह रकम कितनी बड़ी रही होगी। खासतौर पर उस दौर के हालातों को देखते हुए तो यह कल्पना से भी परे था। तो फिर सवाल वही है, इतना आलीशान महल बना क्यों? इसकी वजह थी छपनिया का अकाल, एक ऐसा भयानक सूखा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। तो लोगों को काम देने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए यह महल बनवाया गया। कवि अमरदान लालास के ये शब्द ना उस दर्द को चीख चीख कर बयां करते हैं जब इस महल को बनाने वाले हाथ रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। लेकिन जोधपुर का इतिहास सिर्फ राजाओं और किलों का नहीं है। अरे यहां तो साजिशों और ताकत के ऐसे ऐसे खेल हुए हैं जिनकी डोर किसी और के ही हाथ में थी। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन थी जिसने पर्दे के पीछे रहकर एक पूरे राज्य पर हुकूमत की? उनका नाम था नन्ही भगतन, एक पासवान जिनका महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय पर ऐसा जादू चला कि पूरा का पूरा राजकाज उनकी मर्जी से चलने लगा। उनकी ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि शाही हुक्म जारी हुआ कि उनका महल राज्य के किसी भी बड़े से बड़े रईस के महल से ऊंचा बनेगा। और सबसे बड़ा विवाद, कहते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देने में भी उन्हीं का हाथ था। और आज क्या है उस जगह का? उनका वो आलीशान महल जिसे जवाहर खाना कहते थे, आज एक स्कूल और सरकारी दफ्तरों में तब्दील हो गया है। ये दिखाता है कि वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है। इमारतें वही रहती हैं, पर कहानियां और किरदार बदल जाते हैं। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। वो दौर जब मारवाड़ का ये महान साम्राज्य हमेशा के लिए बदलकर आधुनिक भारत का हिस्सा बनने वाला था। और इस मोड़ को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है,
प्रिवी पर्स। ये क्या था? ये दरअसल एक तरह का भत्ता था जो भारत सरकार ने राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने के बदले में देने का वादा किया था। और ये विलय, ये कोई आसान काम नहीं था। हालात बहुत नाजुक थे। महाराजा हनवंत सिंह तो लगभग पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना ही चुके थे, सोचिए। लेकिन फिर भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल बीच में आए और आखिरकार महाराजा ने भारत के साथ आने का फैसला कर लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब जोधपुर के महाराजा ने काली पगड़ी पहन रखी थी। अपने 500 साल पुराने राज के खत्म होने का मातम मना रहे थे। तो देखिए, एक श्रापित पहाड़ी से शुरू हुई कहानी कहां तक पहुंची। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 700 साल का लंबा सफर तय किया। ये एक ऐसी दास्तान है जो आज भी जोधपुर के कण कण में, हर पत्थर पर खुदी हुई है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई जोधपुर की गलियों में घूमता है तो वो क्या देख रहा होता है? एक पुराने साम्राज्य के खंडहर या एक जीता जागता धड़कता हुआ आधुनिक शहर? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। इस कहानी को हमारे साथ मिलकर खोजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।